आपसे पूछूँगा, आपने एक रिपोर्ट तैयार करवाई मदरसों के ऊपर और एक आपने डायरेक्शन इश्यू करवाया जब आप एनसीपीसीआर के अध्यक्ष थे सारे चीफ सेक्रेटरीज़ को कि मदरसा एजुकेशन शुड नॉट बी सेंट्रली फंडेड, उसमें से जो है वो नॉन मुस्लिम्स को शुड बी टेकन आउट और उसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने उस डायरेक्शन को स्टे भी किया। लेकिन वो जो आपकी जो वो रिसर्च है, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो उसके कुछ पार्ट्स आप हाइलाइट करेंगे हमारी ऑडियंस के लिए? अ, देखिए, मदरसा भारत में 3 तरीके के। हम जब किसी भी राज्य सरकार को नोटिस करके पूछते हैं कि तुम्हारे यहाँ मदरसे कितने हैं, तो वो हमको एक नंबर बताता था जिन मदरसों को रिकॉग्निशन मिली हुई होती थी। रिकॉग्निशन का मतलब होता है यूडाइस कोड मिला होना, मदरसा बोर्ड से एफिलिएटेड होना या वक्फ बोर्ड के साथ रिकॉग्नाइज होना। पूरे भारत में 7 राज्यों में हमको वक्फ बोर्ड चलते मिले। सॉरी, मदरसा बोर्ड चलते मिले। बाकी जाके वक्फ बोर्ड से एफिलिएटेड हमको या रिकॉग्नाइज्ड हमको मदरसे मिले। तो कुल मिलाकर के मुसलमानों के 4% बच्चे उन मदरसों में मिले जो रिकॉग्नाइज थे। जस्टिस सेक्चर की जो एक कमेटी बनी थी, वो कमेटी ने इस देश में मदरसों के मामले में सबसे बड़ा झूठ लिखा और वो बरसों बरस तक रिपीटेडली बोला बोला जाता रहा। वो कमेटी ये कहती रही कि मुसलमानों के 4% बच्चे जो है वो मदरसों में पढ़ते हैं। फुट नोट में लिखा था कि ये मदरसे किसी मस्जिद के साथ कनेक्टेड नहीं है। फुट नोट में लिखा था कि उनके जो जानकारी का सोर्स है वो गवर्नमेंट का यूडाइज है। फुट नोट में लिखा था कि इन बच्चों की उम्र 7 से 9 साल है। तो कुल मिला के अब आप समझ सकते हैं कितना बड़ा आई वॉश था कि ये बता दिया गया कि केवल 19-20 लाख बच्चे जो हैं वो कुल मिलाकर के मदरसा एजुकेशन में है, जो कि सच्चाई से कोसों दूर है। असल संख्या जो मदरसों की है वो अनमैप्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड मदरसों की है, जो ना कभी सरकार के पास ग्रांट लेने जाते, ना कभी सरकार से ग्रांट उनके पास आई, ना रिकॉग्निशन में विश्वास करते, ना रिकॉग्निशन लेने जाते। मसलन आपने दारुल उलूम देवबंद की बात की। दारुल उलूम देवबंद एक अनरिकॉग्नाइज्ड मदरसा है। मदरसा अशरफिया बरेलवी अनरिकॉग्नाइज्ड मदरसा है। नदवातुल लखनऊ अनरिकॉग्नाइज्ड मदरसा है। और इन मदरसों के साथ जितने भी मदरसे मुल्क में अलाइंड हैं, जो उनसे रिलीजियसली एफिलेटेड हैं, वो अनरिकॉग्नाइज्ड अनमैप्ड मदरसे हैं। मैं जब ये बात बोलता हूं तो लोगों को थोड़ा अति रंजनापूर्ण लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये वो प्योर फॉर्म ऑफ इस्लाम में यकीन करने वाले लोग हैं जो ये मानते हैं कि सरकार की आमदनी में शराब का पैसा शामिल है। भाई, सरकार की जो आमदनी होती है जिससे सरकार मदरसों को ग्रांट देती है, उसमें तो एक्साइज ड्यूटी का पैसा भी है, उसमें तो डिपॉजिट्स पे मिलने वाले इंटरेस्ट का पैसा भी है, यानी ब्याज का पैसा भी है। तो वो लोग ये मानते हैं कि शराब का पैसा मदरसे में लगाना हराम का पैसा मदरसे में लगाना है, इसलिए वो सरकार से ग्रांट नहीं लेते। और क्यों ले, ये रिपोर्ट मेरे पास है। मैं कोशिश करूंगा कि सॉफ्ट कॉपी आप सब तक पहुंचा सकूं आज ही। ये रिपोर्ट खुलासा करती है इस बात का कि मदरसों को जो फंडिंग सरकार से मिलती है वो 100-125 करोड़ के आसपास रही हमेशा से। लेकिन मुसलमानों के जो खुद के रिसोर्सेज हैं, उनसे जो मदरसों को फंडिंग मिलती है वो कितनी है वो जान लीजिए। हमने बेयर मिनिमम पे काउंट किया, 10 साल पुराने आंकड़ों पे गए, 2011 के सेंसस के समय के आंकड़े उठाए जो अब 15 साल के आसपास पुराने हो चुके हैं। 8,000 करोड़ रुपए की देश में ज़कात मिली। ईद उल फितर जो मीठी ईद होती है सेवइयाँ वाली, आप में से कुछ लोग या घर आती होगी या खाने जाते होंगे। तो ईद उल फितर का जो फितराना एक डोनेशन होता है, फितराना, एक दिन का जाया बच्चा भी अगर है, एक दिन का पैदा हुआ बच्चा भी अगर है, उससे लेकर के 100 साल की उम्र के आदमी तक जो भी जिंदा है, हर जानदार के ऊपर 3 किलो अनाज का सदका वो किया जाता है। 3 किलो अनाज की जो रकम होती है वो तय करता है इलाके का मुफ्ती। अब वो रकम भी हमने ओपन सोर्सेस से पता किया तो कभी 48 रुपए, कहीं 52 रुपए। जहाँ चावल वाला इलाका है वहाँ थोड़ी कम है, जहाँ गेहूं वाला इलाका है वहाँ थोड़ी ज्यादा है, पर 50 रुपए के एवरेज पे इसको पकड़ा जा सकता है। 20 करोड़ मुसलमानों की आज की तारीख में आबादी है, 1,000 करोड़ के ऊपर ये फितराना का रकम होती है जो सीधे मदरसे को जाती है। तीसरा जो बड़ा डोनेशन है वो कुर्बानी की खाल है। आप जब बकरीद के पहले एक काम आप जरूर करिएगा,
बकरीद के आसपास जो है आप मदरसा और मस्जिदों के आसपास थोड़ा तफरीह करिए, थोड़ा देखिए आंख कान खोल के कि क्या चल रहा है। आपको जगह जगह बोर्ड लगे मिलेंगे, ये कुर्बानी की खालें यहाँ पे सदका कर सकते हैं, सवाब हासिल करने के लिए कुर्बानी की खाल यहाँ सदका करें। तो जो फतवाए आलमगीरी जैसे बने, जिन्होंने एक शरियाई तरीका बताया, वो तरीका ये कहता है कि अगर जानवर को कुर्बानी के लिहाज से ज़िबह करने के लिए कसाई को बुलाया है, तो उसको नगद मेहनताना देना होगा। तो जो खाल है, आमतौर पे खाल कसाई ले जाता है ज़िबह करने के बदले में। लेकिन अगर कुर्बानी के दृष्टिकोण से किया है, तो वो खाल जो है मदरसे का हिस्सा है। 450 करोड़ रुपए की वो इनकम होती है। कानपुर की जो बड़ी-बड़ी ट्रेनरीज़ हैं, उनका पूरा का पूरा एक इकोनॉमिक सिस्टम बना हुआ है। किसी दिन बैठ के आधे घंटे उसी पे भी चर्चा हो सकती है कि किस प्रकार से वो 450 करोड़ रुपए मदरसों को पहुँचते हैं। तो ये करीब 10,000 करोड़ रुपए की रकम ये हो गई। 1,20,000 करोड़ की वक्फ संपत्तियाँ देश में हैं। वक्फ संपत्तियों में बड़ा हिस्सा किराए में मदरसों का होता है, वो रकम होती है। फिर एफसीआरए के बारे में तो आप सब जानते ही हैं कि एफसीआरए का पैसा आता है। एक नॉन एफसीआरए पॉकेट फंडिंग है। पॉकेट फंडिंग कैसे हो रही है मदरसों के नाम पे कि यूएई में, मिडिल ईस्ट में जो भारत के मुस्लिम लोग काम कर रहे हैं, वो भी ज़कात निकालते हैं। अब ज़कात जब वो निकालते हैं, तो वो इंडिया के मदरसे में भेज रहे हैं। ये शुरू हुआ केरला से। केरला ने 5,000 अरेबिक टीचरों की नियुक्ति करी सरकार ने की और मौलवी बनाना शुरू किए। जब वो मौलवी वहां गए, अब होता क्या है, आम मुसलमान जब डोनेशन करता है तो वो सलाह लेता है, एडवाइस लेता है। रमजान के दिनों में जब आप देखेंगे, तो जो मस्जिद के मौलवी मौलाना है, वो 40-40 के ग्रुप में अपने फैमिलीज को बांट लेते हैं। फिर वो एडवाइस करते हैं कि मियाँ तुम्हारा जो है एक दुकान है, मान लीजिए गरीब से गरीब मुसलमान है, उसकी एक छोटी सी दुकान है। उस छोटी सी दुकान में मान लीजिए एक कंप्रेसर है, एक हवा भरने वाला कंप्रेसर जिसकी कीमत 70-80 हजार 1 लाख रुपए है। एक टूल किट है पाना पेचकस वाली जो 10-20 हजार रुपए की है। उसकी एक छोटा सा घर है, अगर हम प्रधानमंत्री आवास योजना में बने घर भी मान लें, तो वो 1 लाख 1.5 लाख रुपए का है। कुल मिला के 2.5-3 लाख रुपए के उसके असबाब पे वो 2.5% का जो ज़कात निकालते हैं, तो वो होता है करीब 7 साढ़े 7 हज़ार रुपए। बेयर मिनिमम पे भी वो बताते हैं कि भाई इतने पैसे तुम उस विवाह को दे दो, इतने पैसे तुम मोहल्ले में यहाँ दे दो, लेकिन ये 2 ढाई हज़ार रुपए जो आखिर में बच रहे हैं, ये मदरसे को दे दो। इसी प्रकार वो जो आदमी दुबई में बैठा है, यूएई में बैठा है, उसकी भी ज़कात इसी इसी हिसाब से निकलती है, वो मदरसे में सीधी आती है। अब ये सिस्टम कैसे काम करता है, ये समझने की यहाँ पे ज़रूरत है। जमीयत उलेमाए हिंद देश भर के उलेमाओं की एक बॉडी है। किसने बनाई? दारुल उलूम देवबंद ने बनाई। तबलीगी जमात किसने बनाई? दारुल उलूम देवबंद ने बनाई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किसने बनाया? दारुल उलूम देवबंद ने बनाया। पहले बरेलवी भी थे, अब हट गए। अब हट गए, अब हट। तो अच्छा, उसको भी बनाने की कहानी मैं 1972 की सुनाना चाहूंगा। खैर, तो ये जो उलेमा आलिम हैं, मान लीजिए 2 लड़के बिहार के किसी गांव से निकल के आए, एक मदरसे में पढ़े, एक जो है आलिम बनने के बाद फारिग होके गांव वापस पहुंच गया, उसने छोटी-मोटी दुकान खोल ली। दूसरा जो है किसी मस्जिद में इमामत में लग गया। भाई रोजगार तो यही है, अब इमामत करेगा तो 5,000 7,000 रुपए 3,000 रुपए की उसको तनख्वाह मिलेगी। अब उसकी इमामत में उसके पास जो 40 परिवार 50 परिवार हैं, उनको वो इस तरीके से एडवाइस करेगा कि उसका जो एलुमनाई साथी है, उसके मदरसे को फंडिंग पहुंच सके। इतनी माइक्रो मैनेजमेंट है फंडिंग का कि वो फंडिंग सुचारू रूप से पहुंच रही है, किसी सरकारी फंड की जरूरत नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं कि इस्लाम को उसके प्योर फॉर्म में भारत में रखने के लिए शराब का और ब्याज का पैसा क्यों लेते हो, क्यों सरकार का पैसा लेते हो?